इतिहास, अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र या 3 विभागाकडून आम्ही आयोजित केलेला आहे। यानंतर या कार्यक्रमाचं प्रास्तावित करण्याकरता अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर गौतम कांबळे यांना मी विनंती करतो। तथागत भगवान गौतम बुद्ध आणि परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांना मी आपले विनम्र अभिवादन करतो। आपण पाहतोय की गेल्या 60-65 वर्षापासून आपल्या देशामध्ये लोकशाही मूल्य रुजली आहेत। संविधानाच्या माध्यमांनी आणि तत्कालीन समाजवादी राजकीय नेतृत्वांनी ती आपल्याला दिलेली आहेत। बाबासाहेब आंबेडकरांनी जेव्हा लोकशाहीचा विचार केला तेव्हा त्यांच्या मनात लोकशाहीचं रक्षण करणारा समाज या देशामध्ये कसा उभा होईल, संविधानिक मूल्य जपणारा समाज या देशामध्ये कसा निर्माण होईल याचा विचार त्यांनी सातत्याने केला। आज आपण जे चित्र पाहतो लोकशाहीचं, तर असं वाटतं की लोकशाही ही एक क्रेडिट सोसायटी होत आहे। म्हणजे 51% लोक असले की त्यांनी 49% लोकांवर पाहिजे तेवढा अत्याचार करायचा आणि त्याविषयी कुठल्याही प्रकारची ओरड त्यांनी केली नाही, करायची नाही, आणि केली तरी त्याची कुठल्याच प्रकारची नोंद घ्यायची नाही। मित्रांनो, आपल्या देशाला लोकशाही मिळाली हे खरं म्हणजे या देशाचं भवितव्य घडवण्यासाठी एक महत्त्वाचं पाऊल आहे आणि हे खरं म्हणजे या दिशेने आपण वाटचाल करायला पाहिजे होती। पण आज आपण पाहतो की चित्र वेगळं आहे। लोकशाहीचे जे काही चांगले फायदे आहेत ते चांगले फायदे सामान्य समाजाला, तळातल्या समाजाला मिळाले पाहिजे, हा महत्त्वाचा भाग आहे। या अर्थाने आपण पाहतो की हे सगळं सामान्य माणसाला का मिळू शकलं नाही त्या प्रमाणात, देशामध्ये विषमता, असमानता मोठ्या प्रमाणात का वाढत आहे, याची जी कारणं आहेत याची कारणं आमच्या विद्यार्थ्यांना अजून माहिती नाहीत आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी हा प्रोग्राम आम्ही घेतला। लोकशाही समोर आव्हाने कोणती आहेत हा महत्त्वाचा प्रश्न आमच्या समोर आहे आणि त्याच्यावर उपाय काय करू शकतात, होऊ शकतात, हेही एक मोठं आव्हान आमच्या समोर आहे। आम्ही यासाठी राजकीय विचारवंत आणि मागील 25 वर्षापासून संसद गाजवणारे आदरणीय खासदार सीतारामजी येचुरी यांना यासाठी आमंत्रित केलं आहे। खरं म्हणजे हा आमच्या विद्यार्थ्यांसाठीचा प्रोग्राम आहे, पण त्याचे फायदे जर बाकी लोकांना मिळत असतील तर ती काही वाईट गोष्ट नाही, चांगली आहे। आणि असं आम्ही नेहमीच करत असतो। जर एखादा चांगला वक्ता नागपुरात आला आणि आम्हाला असं वाटलं की ते वक्ते कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतात आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी, तर आम्ही त्यांना आमंत्रित करतो, विनंती करतो आणि त्यांनी जर ती मान्य केली तर आमच्या कॉलेजमध्ये असे बरेच प्रोग्राम होत असतात। तर हाही एक भाग आहे। येचुरी सरांचा परिचय देण्याची गरज नाही, सगळ्यांना येचुरी सर माहिती आहेत आणि जे पाहतात, टी व्ही पाहतात किंवा जे संसदेचं कामकाज पाहतात, जे पेपर वाचतात, खऱ्या अर्थाने त्यांना येचुरी सर माहिती आहेत। लोकशाहीचं रक्षण करण्यासाठी त्यांनी मला असं वाटतं की आपली हयात घालवलेली आहे आणि हा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे, म्हणून आम्ही त्यांना आमंत्रित केलं आहे। यानंतर मुख्य वक्ते माननीय खासदार सीतारामजी येचुरी साहेबांना मी विनंती करतो। प्राचार्य पवार साहब, मैं इसलिए सोचा था कि डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज दीक्षा भूमि पर आना ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक गौरव की बात है कि आप यहाँ पे आमंत्रण किए, और इसलिए मैं प्राचार्य के बारे में कह रहा था कि आप भी कुछ बोलिए क्योंकि आप ही का कॉलेज है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही बोलिए। लेकिन थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पर आने का मौका मिला और दीक्षा भूमि में, और ये मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे क्रांतिकारी नास्तिकों के लिए धर्म तीर्थों के पास जाने की तीर्थ यात्रा होता नहीं। हम ऐसे जगहों पर जाते हैं हमारे तीर्थ यात्रा के लिए, एक देशभक्त होने के नाते, कि इस देश का, इस आधुनिक देश की बुनियाद जो जिन जगहों पर रखी गई उन जगहों पर जाना ही हमारे लिए तीर्थ यात्रा है, और दीक्षा भूमि में आना सबसे बड़ा हमारी तीर्थ यात्रा हम मानते आज के दिन। और ये विषय बाबा साहेब के अंबेडकर के कॉलेज के अंदर जो बात करना कि हमारे देश के अंदर जनतंत्र या डेमोक्रेसी
उसके सामने जो चुनौतियां हैं, उसका जो भविष्य है, इसके बारे में चर्चा करना, इससे ज़्यादा हम समझते हैं कि प्रासंगिक कोई जगह नहीं होगी आज पूरे हिंदुस्तान में आपके इस दीक्षा भूमि और नागपुर के अंदर। और इसलिए ये भी एक बहुत अहमियत की बात है कि अगर आज के दिन अगर हमारे देश के अंदर ये एक जनतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण अगर हुआ है और है पिछले 70 सालों से तकरीबन अपनी आज़ादी के बाद, तो इसके पीछे ये क्यों हुआ और बाबा साहेब का भी जो रोल रहा है, इसके बारे में भी आज दोबारा समझना ज़रूरी है, वरना इस चुनौतियों का सामना सही ढंग से हम नहीं कर पाएंगे। आखिरकार इस ऐसी सामंती जड़ों के साथ जुड़ा हुआ एक भारत देश, जिसके अंदर कई सारे आपके रजवाड़े थे, कई सारे नवाब थे, कई सारे निज़ाम थे, इन सबको जोड़कर एक भारत का देश बनना और बनाना, ये संभव एक ही तरीके से हो सकता था कि उसका एक राजनीतिक ढांचा बने, जिस ढांचे के अंदर ये विविधता जो है हमारे देश के अंदर, वो सब सामूहिक तौर पर वो सब जुड़ जाए। और ये राजनीतिक ढांचा बनाने का योगदान, और हम समझते हैं कि कई लोगों का योगदान रहा है, हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रहा है, लेकिन उसके अंदर अगर एक व्यक्ति का जो योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर का, जिन्होंने ये संविधान की रचना करके इस राजनीतिक ढांचे को खड़ा किया, जिसके चलते हुए आज इंडिया एज ए नेशन की बात जो हम कहते हैं कि वो एक संभव हो पाया। और उसका बुनियाद था धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र, वो है भारत, वो है भारत की संविधान। अगर 3 शब्दों में अगर उसकी विवरण करने की कोशिश करें, धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र, द सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब ये इस यहाँ तक इस नतीजे पर पहुँचने के लिए भी एक बहुत बड़ा सिद्धांतनिक बहस चली अपने देश के अंदर ही, और बहुत एक तकरीबन अब 100 साल पुरानी बात है। 100 साल पूरा पहले से ही यही चल रहा था, जब राष्ट्रीय आंदोलन में जब सब लोग शामिल हो रहे थे, अलग अलग किस्म के लोग शामिल हो रहे थे, अलग अलग प्रांत के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, वो सब शामिल हो रहे थे, और सबके पास अपना खुद का एक आइडेंटिटी था। हिंदुस्तान का मतलब क्या है कि अगर मैं पैदा हुआ हूँ एक तेलुगु बोलने वाली परिवार के पास, पैदा हुआ हूँ आज के चेन्नई में जो मद्रास कहा जाता है, पढ़ा हूँ मैं निज़ाम के हैदराबाद में उर्दू के लफ्ज़ में, बड़े होकर गया हूँ मैं दिल्ली में जहाँ पर हमारी BA और MA की है, कलकत्ते से मैं आता हूँ पार्लियामेंट के अंदर, तो मुझे क्या बुलाओगे आप? मैं कहाँ का हूँ? एक भारतीय के अलावा और कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे पास। और ये एक मानसिकता, ये चेतना को सृष्टि करने के लिए योगदान बाबा साहेब का बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए जब जैसे डॉक्टर अमर्त्य सेन कहते हैं आज कि इंडिया के अंदर ऑल ऑफ अस हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज, जी बिल्कुल। जब आप देश के बाहर जाते हो तो हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, देश के अंदर आते हो तो आप सब महाराष्ट्रियन हैं, महाराष्ट्र के अंदर आते हो तो आप सब नागपुर के लोग हैं, नागपुर के अंदर जब आते हो तो अपने अपने गांव और कस्बा आपके पास है, इसके अलावा आपका जाति है, इसके अलावा आपकी मतलब आपका परिवार, आपके संप्रदाय सब है। सो ये सब आइडेंटिटी सही है अपने जगह पे, अपने जगह पे सब आइडेंटिटी सही है, लेकिन इन सब आइडेंटिटीज़ को के ऊपर से उठकर एक इंडियन नेशनहुड का आइडेंटिटी बना, जो एक देश का वो आइडेंटिटी बना इस राजनीतिक इस व्यवस्था से जो हमारे संविधान के अंदर जोड़ी गई थी। अपनी विविधता भी हमारी बरकरार रहेगी, उसकी भी प्रख्यात रहेगी, और साथ ही साथ हमारा भारतीयता का भी, उसका भी एक खास पहचान होगा, वो है मतलब भारत का। अब ये मतलब देने में आज सबसे बड़ी चुनौती इसी मतलब के साथ जुड़ी हुई। संविधान जब लिखा जा रहा था,
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर बहुत बड़ा बहस हो रहा था। आप देखिएगा संविधान के अंदर सबसे पहला आर्टिकल जो हमारा है, आर्टिकल नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसको खोल के देखिए वो क्या है। इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, फुल स्टॉप। माने देश का डेफिनेशन वो एक पंक्ति में है। एंड इंडिया दैट इज भारत, वो भारत होगा, हिंदुस्तान होगा, वो भारतवर्ष होगा, भरतखंड होगा। इसके बारे में बहुत बड़ी बहस चली। बहुत बहस चलने के बाद बाबा साहब ने कहा कि सबसे उचित यही होगा कि ये भारत ही रहे। हिंदुस्तान बोलोगे तो लगता है कि हिंदुओं का स्थान, किसी और धर्म के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका कोई स्थान नहीं है। अगर भारतवर्ष कहेंगे तो ये भी कुछ पौराणिक ब्राह्मणिकल, मतलब उसके अंदर उसकी एक संबंध होती है। बिना कोई विवाद के, कोई अस्पष्टता के अगर कोई एक बात कही जा सकती है वो भारत के अंदर है। और आज हमें भी मानना है, ये मैं मानता हूँ कि भारत, बहुत सारे पौराणिक कहानियाँ हैं। भरत ऋषि थे, शकुंतला और आपके दुष्यंत के लड़का भरत था, उसके चलते हुए इस प्रांत और इस भरत बना। कहानियाँ बहुत है जो भी है, लेकिन उन सबको छोड़िएगा, वो अपने जगह पे है। भारत का मतलब क्या है? भारत का भा का मतलब है भावना। संस्कृत में बोलते भावना माने मतलब आपका जो ख्याल, आपका चरित्र, आपका भावना जो है। र का मतलब है रागा, एक राग, धुन जो बनता है। और त का मतलब है ताल। बिना राग और बिना ताल के कोई धुन नहीं बन सकता सुंदर। और राग और ताल के साथ भावना जोड़ोगे तो वही है भारत, जहाँ पर सब कुछ जो है मिला जुला है, सब राग है, सब ताल है, सब जो है मिलजुल कर ये एक देश का ये भावना और ये एक देश की ये चिंतन उभर कर आती है। तो यानी मुख्य बात इसके अंदर यही रहा कि जितने भी विविधता हमारे देश के अंदर, उन विविधताओं को सामूहिक तरीके से जोड़ते हुए हमारे देश भारत का, आधुनिक भारत का, उसका सृष्टि हुआ। और उस आधुनिक भारत की सृष्टि इस संविधान से सृष्टि। और इस संविधान को रचना करने वाले वो आखिरकार 1956 में यहीं पर आकर वो बौद्धवाद की तरफ जाने के लिए, मतलब वो हुआ, उसके पीछे ही एक बहुत बड़ी कहानी और एक चुनौती है जिसको हमें आज भी समझना है, जो आज भी जिंदा है। और उस चुनौती के बारे में मैं आगे को आऊँगा। लेकिन ये चुनौतियाँ जो हमारे देश के अंदर जो है, उसके अंदर यही है कि ये जो भावना की बातें जो मैं कह रहा था कि अपने अलग अलग जितने भी अपने विविधताएं हैं, उन सबको जोड़ते हुए एक जनतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करना, वो है भारत के संविधान। और उस विविधता के कोई भी एक पार्ट को अगर आप जो है नकार देते हो तो इस देश की ये भावना बचेगी नहीं। और वही है सबसे बड़ा चुनौती आज हमारे सामने। हमारी मातृभाषा है तेलुगु, आपकी है मराठी, कई लोगों की कुछ और भाषाएं होगी। घर पे जाते तो हम यही भाषा बोलते हैं, इसी के साथ हमारी जज्बाती जुड़ाव है। अगर कोई कहेगा कि ये भाषा छोड़कर कोई और भाषा बोलो तो लड़ लेंगे हम लोग। लेकिन वो विविधता है जिसकी आपको संरक्षण देता है ये भारत के संविधान। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई बौद्ध है, कोई सिख है। और हमारे बचपन से हम सुनते आ रहे क्या, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत के 4 सिपाही। इसी से आधुनिक भारत का मतलब निर्माण हुआ था। अब ये धर्म के अलग अलग जितने लोग हैं उनको अपनी बराबरी के अधिकार ना मिले तो ये एकता जो बनी हुई थी आपकी इस संविधान की, वो बरकरार नहीं रहेगी। प्रांत अलग अलग प्रांतों से अलग अलग रोज उनकी जज्बात उसके साथ जुड़ी है। अगर उन प्रांतों के बारे में उनको अगर बराबरी की आर्थिक विकास के लिए कोई व्यवस्था आप नहीं बनाओगे,
तो उस असंतोष को चलते हुए देश के अंदर वेतनकारी आंदोलन शुरू होते हैं, चल भी रहे हैं। आप ही के महाराष्ट्र के अंदर कभी विदर्भ को अलग करने वाली बात आती है, हमारे आंध्रा में तेलंगाना तो अलग हो ही गई। अब 28 ऐसे प्रांत है देश के अंदर जो कहते हैं कि हम हमारे स्टेट से अलग होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आर्थिक पिछड़ापन जो है उसको दुरुस्त करने के लिए जो एक संस्था जो बची हुई थी वो है आपकी प्लानिंग कमीशन। आज वो प्लानिंग कमीशन भी रद्द हो गई। तो उनके आर्थिक पिछड़ेपन को सुधार कर उनको जो है अपने साथ जुड़वाने के लिए वो ढांचे के अंदर ही आज ऐसे बदलाव आ रहे हैं जो नए चुनौतियां पेश कर रहे हैं हमारे सामने। तो पहली बात जो चुनौती को ध्यान में रखना है कि इस विविधता को सामूहिकता से एकता के आधार पर इस देश के अंदर मजबूत ना करे तो इस देश के अंदर जनतंत्र जिंदा नहीं रह सकता। और इस देश के अंदर जनतंत्र को जिंदा रहना है तो जितने जितने अलग अलग ख्याल हैं उनको आने दें, उनके बारे में सुने, उनके बारे में विचार करें, जो गलत है उनको नकार दें, जो सही है उनको स्वीकार करें। इसलिए कहते हैं अभी पता नहीं हमें मतलब हमसे कितना डर क्यों हो गया आपके कुलपति उप कुलपति महोदय को। और हाँ, हम कहे भाई हम तो सिर्फ अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है, हम देश के सिपाही हैं, हम देश के लिए लड़ेंगे, देश के लिए खड़े रहेंगे, देश के लिए मरेंगे, और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो हमें अच्छा लग रहा था कि उपकुलपति साहब बैठे रहेंगे उद्घाटन समारोह में, उद्घाटन का भाषण मैं दूंगा, उसकी अध्यक्षता वो करेंगे। हम समझे कि अच्छी बात है, इसलिए तो हमने आमंत्रण को स्वीकार भी किया था। जब चलो ये माहौल ये बन गई, बोला ख्यालों से डरना जो है इससे ज़्यादा बुज़दिली और कुछ नहीं हो सकती। आप नकारिए ख्यालों को, बिल्कुल नकारिए, लेकिन आप हमें हरवाइए बहस में, आप कहिए कि आप गलत है, लेकिन बहस से मत भागो। आप बहस से क्यों भाग रहे हो? पुरानी मतलब एक विजडम है जो कहता है लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम, लेट 1000 थॉट्स कंटेन। आपके नालंदा में जाइए तो यही लिखा रहेगा आपके सामने, 100 किस्म के फूल उगने दो, पैदा होने दो इस बगान में, 1000 किस्म के ख्याल आने दो इस यूनिवर्सिटी के अंदर, हम विचार करेंगे, उन्हीं के बीच में से जो है विकास का रास्ता निकलेगा। बहस और विचार को रोकना जो है उससे ज़्यादा गैर जनतांत्रिक और गैर मतलब जिम्मेदारी या बुज़दिली की बात और कुछ नहीं हो सकती। खैर जो भी है, हम अपने विचार रख रहे हैं, अब आप स्वीकार करें ना स्वीकार करें, हम बहस करेंगे आपसे, लेकिन विचार को तो सुनिए। अब क्यों हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर आज हमारे सामने बड़ी चुनौती है? ये जो बाबा साहब ने खुद कहा था, अंग्रेजी में उनकी आखिरी स्पीच थी जब पार्लियामेंट के अंदर संविधान को पेश कर रहे थे, मुझे याद है 25 नवंबर 1949 में, 25 नवंबर 1949 वो ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पेश कर रहे थे, और कॉन्स्टिट्यूशन में पेश करते हुए वो रिकमेंड कर रहे थे इस ड्राफ्ट को आप स्वीकार करें। और उस स्पीच के अंदर कई सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन उस स्पीच के अंदर एक बहुत अहम बात उन्होंने कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि, और मेरे दिमाग में अंग्रेजी में ही वो है, मतलब कोशिश करूंगा इसको अनुवाद करने की, लेकिन he said on 26th of January 1950 we will adopt this constitution. We have created a political structure where we have granted equality. We have followed the principle of one man, one vote, one value. But in our social and economic life, we have not yet reached or created the situation where there is one man, one value. Until we overcome these contradictions, in fact, बीच में पूछते हैं, how long will we live with these contradictions? Unless we overcome these contradictions at the earliest possible, the political structure we have erected will be blown asunder
will be blown asunder by the people to whom we deny equality. बाबा साहेब की वार्निंग है ये 1949 में। यानी हमने एक राजनीतिक ढांचा बनाया जहां पर हम समानता देते। और याद रखिएगा, ये 1949-50 की बात है। दुनिया के अंदर ये सबसे एक क्रांतिकारी मतलब कदम था। ऐसा कोई मुल्क नहीं था जो पुरानी कॉलोनी थी, जो एक मतलब कॉलोनियल देश था, जहां पर आज़ादी के बाद आपने ये कहा कि हम यूनिवर्सल सफरेज देंगे। यानी आप हिंदू हो, मुसलमान हो, आप दलित हो, ब्राह्मण हो, आप जो भी हो, आपके लिए हर व्यक्ति को वोट मिलेगा। ये उन दिनों में ना फ्रांस में था, ना जर्मनी में था, ना अमेरिका में था, लेकिन उन दिनों में हमने दिया। ये बाबा साहब ने उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिख के दिया, हमने दिया हर व्यक्ति को एक वोट और हर वोट का एक मूल्य। आज टाटा का, अंबानी का, अदानी का जो वोट का मूल्य है, वो आपका मेरा वोट का मूल्य एक ही है। लेकिन आपका, मेरा और टाटा और अंबानी का और अदानी का, आपका सामाजिक और आर्थिक स्थाई पे अपना मूल्य एक नहीं है। जब तक इस अंतर्विरोध को आप दूर नहीं करोगे, ये ढांचा ही बचेगा नहीं। ये बाबा साहब की चेतावनी थी। 70 साल हो गए, आज क्या देख रहे हो आप? अब ये बात जब हमने कही कि बाबा साहब की एक मतलब अलग से हटकर एक छोटी सी बात आपको सुना दूं कि ये बराक ओबामा साहब आए थे जब वो राष्ट्रपति बने हमारे देश में। अपने पार्लियामेंट में आकर, पार्लियामेंट में कहा जाता है कि एक गोल्डन बुक होता है, सोने का किताब। सोना होना कुछ नहीं है किताब में, मतलब उसको कहते हैं कि ये गोल्डन बुक है। और उसके अंदर जो भी अतिथि आते हैं वो अपने कमेंट लिखते हैं। तो ओबामा साहब ने उसके अंदर लिखा, ग्रीटिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। सब लोगों ने वाह वाह बोले। शाम को आमंत्रण था खाने पर राष्ट्रपति महोदय का, तो वहाँ पर जब उनसे मिलने का मौका मिला तो हमने कहा कि ये शायद कुछ गलती हो गई आपके साथ। उन्होंने बोला क्या गलती? आपने कहा फ्रॉम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। वो बोला अमेरिका के अंदर पूरे काले रंग के लोगों के लिए वोट का अधिकार जैसे अपने देश के अंदर था 1950 से, उस तरीके के वोट का अधिकार 1962 में मिलता है पहली बार। हमने 1950 में दिया। ओबामा साहब पैदा होते 1961 में। हमने उनसे कहा कि भाई आपके पैदा होने के 1 साल बाद आपको अधिकार मिला वोट डालने का, और इसलिए आप आज राष्ट्रपति हो। हमारा मुल्क तो जिस दिन से हम आज़ाद हुए उस दिन से हमने दिया सबको बराबरी। तो ये कैसे कहते हो कि आप ओल्डेस्ट हो और हम जो है मतलब नहीं हैं? खैर ये बात कुछ, लेकिन वो जो ये बात जो की, ये अंतर्विरोध जो बाबा साहब ने पैदा की, वही सबसे बड़ी चुनौती है आज। और ये अंतर्विरोध सामाजिक और आर्थिक, बाबा साहब ने जो बताया था, दोनों क्षेत्रों में है। आर्थिक क्षेत्र में लीजिए, आज हालत क्या है आपकी। 2014 में जब आज नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, देश का हालत क्या था? बुरा था। तब भी हम लड़ रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, उनकी आर्थिक नीतियों पे। 1% हमारी देश की आबादी, 1%, उस 1% के हाथ में 49% हमारी देश का जो जीडीपी है, वो जीडीपी की संपत्ति के मालिक सिर्फ 1%। ये आर्थिक जो हमारे असमानता जो हमारे देश के अंदर, आज 2 साल के बाद 1916 में वो क्या हुआ, यही आंकड़ा, उसी 1% लोगों के हाथ में आज 58.4% हमारे जीडीपी का हिस्सा उस 1% के हाथ में, यानी 49 से 58.4 तक पहुंचे। यानी गरीब गरीब हो रहा, अमीर अमीर हो रहा। कई सारे आंकड़े हैं, मतलब ये एक आंकड़ा काफ़ी हमें मतलब ये आई ओपनर है, मतलब पूरा का पूरा ठोस रूप में बता देता है। अगर ये असमानता आपका बढ़ रहा है तो एक आदमी
या एक मूल्य की बराबरी की बात जो बाबा साहब ने कही, उसे हम नज़दीक पहुंचने की जगह दूर हट रहे हैं। आत्महत्याएं हमारे किसानों की बढ़ी जा रही है। अफसोस की बात है, आपके महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में कहते हैं देश के अंदर सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्या है। जो अन्नदाता आत्महत्या करता है, उस देश का भविष्य क्या हो सकता है? और आज कल ही बहुत बड़ी बहस हो गई पार्लियामेंट में। अब यहाँ पे आने से पहले विदेश से अनाज और कुछ दाल जो है सरकार मतलब इंपोर्ट कर रही है, ज़ीरो मतलब इंपोर्ट ड्यूटी पे। तो हमने बोला भाई, हमारे किसानों को आपने वादा किया था कि कितना खर्चा होगा खेती का, उसका 1.5 गुना ज़्यादा आप जो है न्यूनतम दाम दोगे। वो तो हुआ नहीं 2 साल में। जो न्यूनतम दाम है वो भी आप जो है उनको नहीं मिल रहा। और ये नोटबंदी जो आपने कर दी उसके बाद तो वो भी दाम उनको नहीं मिल रहा था, और आधे दाम पर उनको लाचारी में बेचना पड़ा। लेकिन विदेशी मतलब किसानों को आप अपने किसान को जितना देते हो उसका दुगुना देकर विदेश से खरीद कर ले आओगे देश में। अपने देश के किसान को क्यों, अब अगर उसको ही वो प्रोत्साहन दो तो वो खुद अपने उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिससे मतलब पूरे देश के लिए फायदा होगी। नहीं, यह आर्थिक नीतियाँ इस प्रकार है जो गरीब गरीब और अमीर अमीर बनते ही जा रहा है। अब आई नोटबंदी की बात, कहते कि अरे उत्तर प्रदेश में तो चुनाव जीत लिया, तो लोगों ने जवाब दे दिया नोटबंदी अच्छी थी, सही थी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर देश के अगर लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, बीजेपी को जितवाया, तो पंजाब के अंदर भी तो देश के अंदर लोग थे, तो उन्होंने क्यों हराया भाई आपको फिर? तो अगर उत्तर प्रदेश में जीते हो तो अलग अलग जगह पर अलग अलग कारण हैं जिसके बारे में मतलब अलग अलग विश्लेषण की जरूरत है, लेकिन इस तरीके की नतीजे पे पहुंचना ठीक नहीं। और ये नोटबंदी के चलते हुए क्या हुआ, आपका इनफॉर्मल इकोनॉमी जो कहते हैं, आप अर्थशास्त्री जानते हैं, 40-45% हमारे देश की जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है ये इनफॉर्मल इकोनॉमी, जो सिर्फ कैश पर जिंदा रहता है। खेत मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, तुम्हारे ये ठेले वाले, मतलब चाय बेचने वाले, ये सब। और 80 से 45% रोजगार उसी क्षेत्र से जनरेट होता है। कैश की पाबंदी आने की वजह से वो सब बर्बाद हुई। आपके आंकड़ों में ये नजर नहीं आएगा, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी आपका टैक्स नेट में नहीं है। तो जितने भी ऑफिशियल फिगर है उस फिगर के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं आएगी आपकी। और इसलिए ऑफिशियल फिगर दिखा के कह दे देखो जी पूरा असर ही नहीं पड़ा। ये इकोनॉमी कभी कभी आपके, क्योंकि अर्थशास्त्र पढ़े हैं, मतलब हम भी मतलब किए हुए हैं, और जितने आज अर्थशास्त्र के मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं उनसे बेहतर मार्क हमें मिले हैं। असली हालत तो ये है कि आम मेहनत कर जनता की हालत आज और बिगड़ रही है। आर्थिक असमानता बढ़ रही है, और असमानता जितनी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा आपके जनतंत्र के लिए खतरा है। अब सामाजिक तौर पर देखिएगा, यही अभी आपने देखा जो हो रहे, अब ये अजीबोगरीब बात है, दादरी में जो हुआ गुजरात में, अगर मरे हुए पशु का खाल निकालने जाओ तो इल्ज़ाम कि तुमने पशु को मारा। अगर गुस्से में आके दलित कहता है कि वो मरे हुए पशु का खाल मैं नहीं निकालूंगा, तो उसके ऊपर इल्ज़ाम कि तू नहीं निकाल रहा, तू तेरा काम नहीं कर रहा, और दोनों तरह से उसको मारकर मतलब उसका जान ही ले लेते हो आप। या फिर आ गया है कि भाई गोरक्षा के नाम पर, ठीक है, कई सारे स्टेट है हमारे देश के अंदर जहाँ पर गोरक्षा का कानून है। अगर उस कानून का उल्लंघन होता है तो खड़े हैं हमारे, मतलब माफ़ करना आपके लिए व्यक्तिगत तौर पे नहीं, लेकिन कानून व्यवस्था खड़ी है तो ये काम करेंगे ना अपना, अगर कानून का उल्लंघन होता है। अब आप कौन होते हो झंडा लेकर कहते हैं कि मैं गाय का रक्षा करूँगा? अरे कानून है तो अब आप तय कर लेते हो कि ये उल्लंघन कर रहा है तो उसको हम मार देंगे। अब वही हो रहा है कि जैसे अब यूनिवर्सिटी में बोले कि देशभक्ति नहीं, ये लोग सब देशद्रोही है। मैं बोला क्या है भाई देशभक्ति की भावना? आई सेड हम 400 फुट का तिरंगा फहराएंगे जेएनयू में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में, नागपुर में भी शायद, मतलब पता नहीं आपको आदेश आया कि नहीं कितने फुट का। हाँ,
तो हमने उनसे कहा कि भाई तुम कितने भी बड़ा तिरंगा फहरा दो आप यूनिवर्सिटियों में, लेकिन हमारे दिल के अंदर जो तिरंगा है वो सबसे बड़ा साइज का है, वो सबको मुकाबला कर देगा, हमें कोई वो रुका है। अरे देशभक्त का मतलब है भारत के देशभक्त, हिंदुत्व का देशभक्त नहीं। हिंदू का भी, मुसलमान का भी, ईसाई का भी, बौद्ध का भी, नास्तिक का भी, सबका देशभक्त है भारतीय देशभक्त। तो इसलिए कहते हैं नहीं नहीं हमारी सिपाही वहाँ पर सरहद पे हमारी देश की रक्षा कर रहे हो, आप लोग जो है देश विरोधी काम कर रहे हो यहाँ पे। अरे पहली बात तो देश विरोधी काम कोई करता तो कानून है, कानून का व्यवस्था है, वो अपना ख्याल करेगी। आप कह दो गौ मांस है किसी के घर के अंदर, वो अखलक को जाकर आप जिंदा मार देते हो मुसलमान को। लतेहार आपके झारखंड के अंदर 2 मुसलमान नौजवान लड़के पशु को ले जा रहे थे, पशु का मेला होता है, मतलब सब जगह होता है, मतलब यहाँ पे भी होता है, पशु को ले जाते हैं वो बेचने खरीदने के लिए, वहाँ पे जा रहे हो तो उनके ऊपर हमला और उनको मतलब जान से बांध लेते हो। तो सामाजिक तौर पर जो हो रहा है आज, समानता की जगह एक किस्म की असमानता की परिस्थिति एक सामाजिक स्तर पर भी, और वही ना सिर्फ धर्मों के आधार पर यह असमानता, ये जातियों के आधार पर असमानता, और वहीं पर दीक्षा भूमि और बाबा साहेब की बात फिर वापस आ जाती। आखिरकार 1956 ये 2017 कितने साल हो गए? 60 साल हो गए। इस अक्टूबर में 61वां साल होगा। इस 60 साल के अंदर बाबा साहब ने जो की, उसके बाद भी आज की हालत देखो। बहुत लड़ झगड़ के हमने कहा प्लानिंग कमीशन के अंदर कि आपका सब प्लान बनेगा दलितों के लिए, आपके पॉपुलेशन के हिसाब से उनको जो है उनके डेवलपमेंट के लिए और आदिवासियों के लिए। अब प्लानिंग कमीशन ही खत्म हो गई, प्लान ही खत्म हो गया, तो सब प्लान क्या बचेगा? वो भी खत्म। तो जितना आज वो बता रहे थे कई सारे दलित संगठन, जितना आपने पहले प्लानों में दिया हुआ है पैसा स्कॉलरशिप के लिए, दलित स्टूडेंट्स के लिए, उसी के अंदर कुछ कई बहुत बड़ा पैसा जो है अभी बकाया है, और अब वो वापस नहीं आ रहा क्योंकि सब प्लान ही खत्म। तो अगर ये सब खत्म है तो थोड़ा बहुत जो आप जो है ये बराबरी का हिस्सा जो आप हमारे दलित भाइयों को, हमारे आदिवासी भाइयों को, बहनों को, वो थोड़ा बहुत आप जो दिलवाने का वादा जो किया था, अब उस वादे से आगे बढ़ने की जगह आप जो है पीछे, आप बहुत बड़े पैमाने पर पीछे हट रहे हो आप। तो ये सामाजिक न्याय की बात छोड़िए, सामाजिक जो समानता की बात है, उस समानता की ओर हम नहीं पहुंच पा रहे। उल्टा हो रहा है, रास्ता उल्टा निकल रही है। अब दलितों के ऊपर अत्याचार 23% बढ़ गए हैं ये पिछले 2 साल में। ये आंकड़े कल सुना रहा था मैं पार्लियामेंट में सरकार को। आप ही के आंकड़े हैं, क्राइम ब्रांच के, आप ही के आंकड़े बताते हैं 2014 और 2016 के बीच में बड़े तादाद में ये क्राइम्स अगेंस्ट दलित्स जो है बढ़े। क्या है जवाब इसका? यानी एक सामाजिक जो चैतन्य है लोगों के अंदर, उसके अंदर मतलब इस तरीके की बात आई, भेदभाव के आधार पर ही हमारी तरक्की हो सकती है, तो इसका कोई अंत नहीं है। पटेल आज कह रहे आरक्षण चाहिए उनको गुजरात में, जाट कह रहे उनको आरक्षण चाहिए पूरे हरियाणा और वो नॉर्दर्न एरिया में, मराठों की बात आ गई आपके महाराष्ट्र के अंदर। तो इसका मतलब क्या है? एक तरफ से आपके निजीकरण के चलते हुए पूरे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितने हैं उसकी सबकी निजीकरण होने की वजह से आरक्षण जो आपके रोजगार में होना था उसी की तादाद घटती रह जाए। जितना निजीकरण होगा उतना आरक्षण कम। और दूसरी तरह से आपकी इस तरीके की जो सब प्लान्स मतलब रद्द करके खत्म करने से जो भी बहुत छोटा बहुत फायदा जो मिलता है वो भी खत्म। तो ये समानता की ओर कहां पर पहुंच रहे हैं? सामाजिक आर्थिक मतलब हर क्षेत्र के अंदर जो देखें
और फिर आती है राजनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। ये समानता ही बाबा साहेब की संविधान ने हम लोगों को मतलब दिया था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा बाबा साहब ने? विद एवरी गारंटी एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, irrespective of caste, creed or sex, equality, fraternity, liberty, liberty, equality, fraternity, यानी हमारी आज़ादी, ख्यालों की आज़ादी, हमारे काम करने की आज़ादी, कानून का उल्लंघन हो तो आपके ऊपर मतलब कार्रवाई होगी, वरना आज़ादी, भाईचारा, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी, समानता। ये तीनों हैं, तीन जो हमारे स्तंभ है इस जनतंत्र का। अब ये तीनों के अंदर आप देखोगे कि आज जो है नए नए चुनौतियां पैदा हुए, जिसके चलते हुए ये स्तंभ ही मतलब कमज़ोर होते जा रहा है। अब आगे ही आपके कलबुर्गी साहब के बारे में कर्नाटक में जो हुआ, आपके पंसारे साहब और आपके दाभोलकर, अब किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, किसी भी जगह पर जाओ तो वो बोलते हैं कि भाई ये ख्याल जो है भारत के हित में नहीं है। तो मैं बोला भाई भारत के हित में क्यों नहीं है? पार्लियामेंट में मैं खड़े होकर बोलना जब कभी कभी शुरू करता हूँ तब वो अब शुरू हो जाते हैं कि मेरे से भी थोड़ा वो मतलब नफरत नहीं कहूँगा, चिढ़ जाते हैं, मतलब कि क्या बोलूँगा क्या नहीं। तो मैं उनसे कह देता हूँ कि यार देखो, मेरे को अगर गाली भी दोगे आप, मेरा नाम देकर गाली देना, क्योंकि सीताराम का नाम लेकर गाली दोगे, सीताराम का पुण्य तो मिलेगा तुम्हें। वो पुण्य तो मिलेगा। वो कहते कि भाई आप कौन होते हो धर्म के बारे में बोलना? आप तो नास्तिक हो। बोला आप तो हिंदू परंपरा की बात करते हो। हिंदू परंपरा में ही बताओ कि चारवाक कौन थे भाई? चारवाक कौन था? एक ब्राह्मण जो नास्तिक बना। बृहस्पति कौन था? अब ये कहानी है, पौराणिक कहानी, कि मंथन हो रही है समुद्र की, मंथन हो रही है और अमृत आगे निकला, और अमृत आते ही राक्षसों ने उस अमृत को पढ़ के भाग गया। अब पूरे देवता लोग परेशान, वो कहते ये राक्षस भाग गया, पी गया तो फिर अब युग युग के लिए तो हमें तबाह करके रख देगा, तो उसके हाथ से इसको वापस ले आना। ये पौराणिक कहानी है, ये नहीं कि इसके अंदर मेरी कोई मान्यता नहीं है। लेकिन मैं बता, अब वो कहते हैं कि अब इसको फिर राक्षसों के हाथ से कैसे वापस ले आए? तो सब देवता लोग और ऋषि लोग पकड़ते हैं बृहस्पति को। तो बृहस्पति बोलता मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, मैं भी तो ये हूँ, राक्षस मेरी बात क्यों सुनेगा? तो ये देवता लोग बोलते तू ब्राह्मण है ज़रूर, तू भी मतलब हमारा जैसा ही है, लेकिन तू नास्तिक है। ये राक्षस लोग तेरे को मान सकते हैं क्योंकि तू नास्तिक है। तो तू जाके जो है वो अमृत उनके हाथ से कुछ षड्यंत्र करके उसको वापस ले आना। और बृहस्पति करता है। अब यही कहते हैं अरे तू भी ब्राह्मण है लेकिन तू नास्तिक है, तो तू जो है शैतानों के साथ मिल जाता है। मतलब मेरे पर जो आरएसएस वाले आरोप लगाते हैं तो मैं बोल रहा यार, यहाँ पे पैदा हुआ हूँ उसके बारे में मेरा कोई अधिकार नहीं था भाई। ना मेरे पिताजी को ना मेरे माताजी को मैंने चुना, उन्होंने पैदा किया। जब मतलब शुक्र है कि उनके वजह से हम इस दुनिया में आए, उनकी पूरी इज्जत और मतलब ये करते ज़रूर। लेकिन उसके बाद इस दुनिया में आने के बाद मैं क्या करूँगा उसके ऊपर मेरा अधिकार। आने से पहले वो जो है मुझे दोषी खड़ा करोगे आप, तो माफ़ करना इसके अंदर मैं दोषी नहीं हूँ, जैसे आप नहीं हो आज। लेकिन ये जो ख्याल अपने जो अगर आप रखोगे, आपके ख्याल जो उनके ख्यालों से अलग है, तो आप देशद्रोही हो। अब देशद्रोही का आरोप इस तरीके से लग गए कि हिंदुत्व नेशनलिज्म और इंडियन नेशनलिज्म में जमीन आसमान का फर्क है। अब देशद्रोह की बात करें तो मैं कभी कभी बोलता हूँ, बड़े चिढ़ जाते हैं वो लोग। अब ये बताइए आप 1965 के युद्ध जो हुआ पाकिस्तान के साथ,
उस 1965 के युद्ध पाकिस्तान के साथ जब हुआ था, उसके अंदर सबसे पहला परमवीर चक्र, उससे ज़्यादा कोई चक्र नहीं है हमारे देश के अंदर, मतलब परमवीर चक्र मिला किसको? सूबेदार अब्दुल हमीद, पैदाइशी मुसलमान, जो अपने रंगे हाथों से ग्रेनेड फेंक फेंक के 7 पाकिस्तान के टैंकों को नष्ट किया और खुद शहीद हो गया। क्या वो किस लिए शहीद हुआ? मुसलमान होने की वजह से, हिंदू होने की वजह से, या वो शहीद हुआ भारत के सिपाही होने की वजह से? और उसके लिए हमने कहा कि अब ये देंगे। तो अब स्वीकार करो क्या है, मतलब इसमें कौन सा जात है, कौन सी धर्म है, वो नहीं है। मतलब आखिर आप खड़े किधर हो? आज खड़े किधर हो? उस आधार पर तय करो कौन है देशभक्त, कौन नहीं है देशभक्त। अब ये बातें आ जाती तो उसके अंदर मतलब गुस्सा और नफरत आ जाता कि नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। तो बोला भाई इसके अंदर कौन कौन जाकर क्या कहेगा। अब ये बोलते हैं कि अब देखो हम दक्षिण से आते हैं, अब ये बोलते हैं कि हिंदू धर्म का उल्लंघन हो रहा है। तो मैं बोला भाई हिंदू धर्म में बताओ आप, हम भी तो मतलब हिंदू धर्म परिवार में ही पैदा हुए। ज्ञान आने से पहले मेरे भी, क्योंकि एक ऐसे परिवार में पैदा हुए, 11वीं साल तक मेरा जनेऊ लगवा दिया गया था, बाल वाल काट के, मतलब ये क्या पंचशिखा। और पंचशिखा मैं अभी भी मजाक करता हूँ, नाम नहीं लूँगा, वरिष्ठ जो बीजेपी के पार्लियामेंटेरियन नेता लोग, मैं कुछ ऐसी धार्मिक बारों में बात करता हूँ तो वो कुछ जब ऑब्जेक्शन करते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ भाई देखो आप एक शिका पहन के आते हो पार्लियामेंट में, मैं पंचशिका ब्राह्मण हूँ। ये अलग बात है, मैं रखता नहीं हूँ पंचशिका, लेकिन मैं रख सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं रख सकते हो। अगर तुम रखने की कोशिश करोगे पीटोगे लोग तुम्हें। तो ये बेकार में बहस मत करो। तो मैं उनसे कहा भाई क्या कौन है सही हिंदू, कौन है गलत हिंदू, बताइए। दक्षिण में एक परंपरा है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है या नहीं, किसी ने सुना है क्या? आपके पास टाइम है तो ये बता दो। बड़ी दिलचस्प कहानी है जिसका नाम है रावणायना। सुना है रावणायना? रावणायना नहीं सुना? चलिए, माने ना माने अलग बात है, कहानी के रूप में बड़ी दिलचस्प है ये का। रावणायन है कहानी, रामायण का एकदम मतलब उसका या जवाब कहिए या जो भी कहिए, दक्षिण की परंपरा में पेरियार ने इसको मशहूर किया था। पेरियार माने ईवे नारायण स्वामी नायकर, जो पुराने मतलब बाबा साहेब के मतलब सहयोगी थे, इस पूरे के पूरे जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ते आए थे, उन्होंने इसको प्रचलित किया, मशहूर किया। और उसके अंदर वो कहानी क्या है? कहानी पूरा का पूरा रावण के बारे में। आप देखो, अब अपने वाल्मीकि रामायण भी ले लो तो रावण के बारे में जब वर्णन होता है, वाल्मीकि भी कहता है कि वो पंडित है, वो ज्ञानी है, वो एक बहुत बड़ा शिव भक्त है, और पंडित में उसका कोई दोष नहीं है, बहुत बड़ा ऊंचा स्तर का ब्राह्मण है आपका रावण, और शिव भक्त है। शिव भक्त होने के नाते शिव का बहुत बड़ा भक्त था, और ये कहा जाता था शिव जी जब तांडव करते थे तब उसका संगीत जो है रावण दिया करता था। और उससे एक दिन शिव जी बड़े प्रसिद्ध होकर, ये कहानी है मतलब प्रसन्न होकर, शिव जी ने कहा भाई रावण जो भी चाहते हो वो वर मांग लो। तो रावण ने कह दिया कि भाई देखो मैं नहीं मर सकता, ना कोई इंसान मुझे मार सकता, ना कोई जानवर मुझे मार सकता। तब शिव जी ने कहा तदास्तु, अब हो गया। अब चले गए। अब शिव जी का तो जानते हो, जो प्रसन्न हो जाते तदास्तु कह देते और वो फिर हो गया काम। अब रावण जी पहुंचे लंका। लंका पहुंच गए, कुछ साल राज किया बड़े ठाक से। उसके बाद बोलने लगे यार अब क्या हो रहा है, 1000 साल हो गया, 2000 साल हो गया। अब रावण जी कहने लगे कि भाई मुझे मोक्षा चाहिए, इससे तो बचाओ मेरे को, मतलब यही पे फंसा हुआ हूँ मैं, हाँ, लंका के राजा के रूप में मैं कैसे बचाओगे, मुझे मोक्षा चाहिए। तो किसी ने बोला भाई मोक्षा चाहिए तो तेरे को मरना है, बिना मरे तो मोक्षा नहीं होगा, ना तू मर सकता है ना कोई मार सकता तेरे को, जानवर ना इंसान।
तो तेरे को तो मोक्षा तो मिलना नहीं। तब रावण कहता है यार ये अजीब बात है, मैं तो फंस गया अब यहाँ से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। और पौराणिक कहानियों में एक शख्स होता है जिसके पास ऐसे जब ऐसे विचित्र समस्या आते हैं उसके पास पहुँचते हैं, वो है नारद मुनि। आपके झगड़े भी करवाते रहते हैं मतलब। अब नारद मुनि के पास पहुँच गए रावण साहब और बोलने लगे कि भाई बता इसका हल क्या है। तो नारद मुनि कह रहेगा यार तू तो बड़ा बेवकूफ़ निकला, अगर शिव जी से वर ही मांगना था तो ये वर थोड़ी मांगता मतलब। तो रावण कहता यार जो भी हुआ माफ़ कर दो, अब इसका रास्ता बताओ। तब नारद जी ने अपना दिमाग लगा के रास्ता निकालता है। क्या रास्ता? कहता तू अपने आप नहीं मर सकता, ना कोई इंसान नहीं मार सकता, ना कोई जानवर मार सकता, लेकिन भगवान मार सकता है। तो एक ही रास्ता है तेरे मोक्ष के लिए कि भगवान के हाथ से मरना। तो रावण कहता कि वो कैसे होगा? कहता फलाना फलाना युग में राम के रूप में आएगा भगवान, तू कुछ तिगड़म करके उससे लड़के उसके हाथ से मर जाता। वही है रास्ता। अब ये हुआ, उस युग का इंतजार करते रहे रावण जी। अब युग आ गया, अब राम आ गए। राम जी आ गए तो बोला, याद आया नारद जी ने कहा कुछ तिगड़म कर। तो उसने बोला क्या तिगड़म करे, जाके सीता का अपहरण कर लेता है। अब वाल्मीकि भी कहता है कि सीता जी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया रावण ने, बड़े इज्जत के साथ पेश आया। अगर इज्जत के साथ पेश ही आना था तो अपहरण क्यों किया भाई? अगर बताओ तो मुझे क्या है, क्यों किया अपहरण? तो वाल्मीकि रामायण में ये एक अड़चन है, मतलब इसका समस्या, इसका जवाब नहीं है उसमें। आकर किया क्यों अपहरण? लेकिन रामायण में बताते हैं कि वो अपहरण इसलिए किया कि राम जी को लंका ले जाए, मतलब सीता को बचाने के चक्कर। खैर उतना ही लंबा, उतना ही श्लोक है, मतलब वो होता रहता है जब राम जी पहुंचते हैं लंका। मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ, मतलब नहीं तो लंबा जो वो राम जी अब लंका पहुँचे। लंका पहुँच गए और युद्ध शुरू हो जाता है। जितने बार रावण का सर काटे नया सर आ जाता है। अब ये भी एक दिक्कत है, राम जी समझते कि भाई इसको तो ये तो मरेगा नहीं। अब रावण को डाउट आ जाता है, वो कहता है कि यार अब ये तो गड़बड़ हो गया। अगर राम मुझे बिना मारे चला गया तो एक और युग की इंतज़ार करनी पड़ेगी मुझे। तो मतलब कई हज़ारों साल फिर बीत जाएंगे, मतलब इस मैं बोर होते रह रहा हूँ। तब जो है रावण कहता है कि विभीषण को बुलाता भाई को। तो बोलता भाई जाके राम को कहना कि मेरे नाभि पे मारना तीर, हाँ, क्योंकि यहीं पे मैं मर सकता हूँ। तो विभीषण जाके राम को बताता, नाभि पे वो तीर चलाते हैं। रामलीला जब हम करते हैं आज, विभीषण को नहीं जलाते हैं, क्योंकि विभीषण जो है कहते हैं कि राम जी का मदद किया। लेकिन रामायण कहता है कि विभीषण जो है रावण का एजेंट था, जो राम के पास भेजा गया कि भाई किधर मारना है तीर। तब वो तीर राम जी जब मारते हैं नाभि के अंदर, तब रावण का मृत्यु होता है और तब जो है मोक्षा होता है रावण का। ये है कहानी रामायण। ना नायक है इसमें, ना खलनायक है, ना बुरा है इसमें, ना अच्छा है, ना सही है इसमें, ना गलत है। कहानी है। और इस कहानी के अंदर अब अच्छा बुरा जोड़ के, सही गलत जोड़ के, अब ये सब जोड़ के इसके बारे में अब अपनी मतलब अपने अपने जो आपको चाहिए मतलब वो नतीजे निकालते हैं। तो वो है रामायण। दक्षिण में जाओ तो रावण के लिए मंदिर है और रावण की पूजा होती है कुछ जगह पे, और आप यहाँ पे रामलीला करके रावण को जलाते हो। तो दक्षिण में जो वही हिंदू जाकर रावण का पूजा करता है, आपके यहाँ पर वही हिंदू जो रामलीला करके रावण को जलाता है, इन दोनों में से सही हिंदू गलत हिंदू कौन है भाई? हा? आप देखिए सर्टिफिकेट मेड इन नागपुर बन के आएगा मतलब। हा? तो अब ये विविधता को समझिए ना, ये हमारा मुल्क।
ये हमारा देश है। इस देश के अंदर अगर जनतांत्रिक व्यवस्था बरकरार रहेगी तो ये सब अलग अलग अपने अपने विचार जो है सबको सामूहिक तरीके से जोड़ते हुए वही समानता, भाईचारा और आज़ादी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो बाबा साहेब ने कहा, बिना इन तीनों को इज्जत करते हुए इस डेमोक्रेसी को आप नहीं बचा पाएंगे। अब वही इन तीनों के जगह आज जो है हमारे सामने ये नए चुनौतियां हैं। अब ये चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी बचेगा या नहीं बचेगा, ये सवाल पैदा हो जाता है। तो इसलिए मैं सोचा कि ये अगर टॉपिक है चुनौतियां और इसका भविष्य क्या है, अगर ये चुनौती आई गई आपके नागपुर से तो उसको स्वीकार ना करे तो वो अपने आप में संकेत है कि डेमोक्रेसी बचेगा नहीं। लेकिन हम कहेंगे कि बचेगा डेमोक्रेसी, इसलिए मैं आपके बीच में हूँ यहाँ पे आज। मैं आया हूँ आपको ये कहने के लिए, देश के लोग लड़ेंगे, ठीक है, आपके ख्याल आपके, हमारे ख्याल अपने हैं, आपके ख्याल कुछ और होंगे, सब ख्यालों के अंदर बीच में हो एक सिद्धांतिक, एक विचारधारात्मक टकराव। वैसी तो बने हम, वैसी तो हमारी पूरी की पूरी परंपरा और हमारी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन इंडिया की वही तो बनी है। अब गौतम बुद्ध के बारे 2550 साल हुए थे बौद्धवाद का जब बाबा साहेब ने यहाँ पर दीक्षा ली। आज 60 साल हो गए, 2610 साल। बताइए कब की बात है? हम 60-70 के भी नहीं है, अब उसके बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे वो भी पता नहीं। 2710 साल। ये विचार को कितने लोग कोशिश किए इसको खत्म करने के लिए, खत्म हुआ? होगा? वही तो बात है। मतलब उसका ये खत्म नहीं होगा तो जनतंत्र अपने देश में भी बचेगा। अब बचाने का काम आज के पीढ़ी में आप और हम सिपाही हैं। इसको बचाने का काम हमें करना है। सरहद पे अपने जवान जितनी देश की रक्षा कर रहे हैं उन सबको हमारा सलाम। लेकिन देश के अंदर एक नया भारत का निर्माण करने के लिए जो अपना नौजवान यूनिवर्सिटी में लड़ रहा है, वो संघर्ष कर रहा है, एक नया भारत निर्माण करने के लिए वो भी अपने देश के सिपाही है जो अपने देश के भविष्य को एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं। उनको भी हम सलाम करेंगे। ये देश आपका है। हम तो सीनियर सिटीजन हो गए, हमारे जाने का लाइन के अंदर हमारा नंबर आ गया। मतलब आप लोगों का है ये, तो आप तय करो कि किस तरीके से बनाओगे अपने मुल्क को। अब क्या है, यही है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया। इसलिए जब वो कहते हैं कि देखिए जी पुराना हमारा हिंदू परंपरा है, हमारे पास क्या विमान था रावण जिसके अंदर जा रहा था, पुष्पक विमान, और कि प्रधानमंत्री जी तो एक बार है, मुझे भी हद हो गई। मतलब उन्होंने बोला कि देखो अपने देश के अंदर इतने अच्छे प्लास्टिक सर्जन हो गए, गणेश जी को बना दिया उन्होंने। मैं बोला कमाल है भाई, गणेश जी को बना दे तो प्लास्टिक सर्जन तो है ये, ठीक है, मतलब जो भी। लेकिन देखो अब जीरो का हमने आविष्कार किया। अब ये बताइए, इतना बड़ा ख्याल एरिस्टोटल, पता नहीं आप जानते होंगे, मतलब ग्रीक फिलोसोफर जो था, वो जीरो का सबसे बड़ा दुश्मन था। ग्रीक फिलोसोफर जो रैशनैलिटी की बात कहते हैं, जो फिलोसफी के स्टूडेंट है, टीचर है, वो बताएंगे आपको। ग्रीक फिलोसफी भी और रैशनैलिटी की बात कहते हैं कि जीरो इज अ डेंजरस आइडिया, बोलता है वो। डेंजरस क्यों? ही सेज 3 feet of land minus 3 feet of land is what? जीरो। उसका मतलब क्या है? दिखाओ मेरे को, क्या है वो? 3 feet of land को 3 feet of land में से निकाल दो तो क्या है वो, बताओ मेरे को। जीरो है, लेकिन कुछ है नहीं ना, मतलब। हाँ, तो वो कहता ऐसी क्या बात है भाई, ये आइडिया कैसे हो सकता है सही? इंडिया के वालों ने बताया, जो दुनिया में प्रसिद्ध हुआ अरब न्यूमरल्स के नाम से, लेकिन अरब के लोग उनको मतलब माननी पड़ेगी खासियत। उन्होंने बोला कि ये जो है हिंदू माने इंडस के जो इस ओर जो लोग रहते हैं उन लोगों की ये उनका योगदान है, उन्होंने दिया ये। यानी ये समझो आप, ये समझना कि कुछ नहीं है। सोचो 1 मिनट के लिए, आप जीरो को सोचो आप 1 मिनट के लिए।
कि ऐसी एक चीज़ बताओ जिसके अंदर कुछ नहीं है। कभी देखा ज़िंदगी में? ना देखोगे, ना देखोगे, ना देखा होगा, ना देखोगे, ये है ही नहीं। तो वो सिर्फ दिमाग का कॉन्सेप्ट है। ये एक ज़ीरो है और ज़ीरो के दूसरी ओर माइनस है। अब -1 -2 फीट ऑफ लैंड क्या होता है? -2 फीट। वही एरिस्टोटल बोलता है ये क्या बेवकूफ़ी है, मतलब ये दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर एट ऑल। तब इंडिया का जवाब क्या था कि ज़ीरो अपने आप में, कई सारे लोग ज़ीरो का इस्तेमाल किया काउंटिंग के लिए, 9 से 11 पहुंचने के बीच में वो ज़ीरो लगा दिया, लेकिन उसके पीछे कंसेप्शन नहीं था। लेकिन कंसेप्शन हमने दिया इंडिया से। क्या था वो कंसेप्शन? शून्य और शून्य का विपरीत, मतलब वो दूसरा एक्सट्रीम, वो है ब्रह्मांड, इन्फिनिटी। यानी ज़ीरो एंड इन्फिनिटी, ये दोनों जो है कॉन्सेप्ट्स, ये अलग अलग कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे, मैथमेटिक्स है कॉलेज में, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे। इंटीग्रल कैलकुलस कभी किया आपने? इंटीग्रल कैलकुलस करो तो वो बताता है वन साइड यू आर टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ऑन द अदर साइड यू आर टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो। एंड विदाउट इंटीग्रल कैलकुलस, जिस प्लेन में मैं आया आज, वो नहीं आ सकता था। विदाउट अनेबल टू, को कैलकुलेशंस कुछ नहीं होते। तो ज़ीरो इन्फिनिटी का जो 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 एक कंसेप्चुअल पॉइंट है, मैथमेटिक्स में ले आना, और बिना उसके कुछ नहीं होता आज की एडवांस। आप जो अपने स्मार्टफोन लेके यूं चलते रहते हो आजकल नौजवान तो बात करना ही बंद कर दिया, मतलब ये इसी में चलता रहता है यूं तो वो यूं चलते, वो सब बिना ज़ीरो के नन ऑफ दिस एडवांसेस वुड हैव बीन पॉसिबल। उसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में जब बहस हो रही थी, हमने कहा कि भाई अच्छा ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हम मान लेते हैं, जितने बार आप ज़ीरो इस्तेमाल किए हो उसके लिए 1 सेंट हमें दे दो इंडिया को, सब कंगाल हो जाते पूरे, मतलब विदेशी लोग। अब ये सब हुआ कब? ये सब हुआ उन परिस्थितियों में जब बौद्धवाद जो है हमारे देश के अंदर सबसे इन्फ्लुएंशियल रिलीजन था। फ्रॉम 6th century BC to 6th century AD, इस बीच में जितने भी वैज्ञानिक विकास जो हुए हिंदुस्तान में, वो संभव हो पाए। क्यों? बौद्धवाद वो बराबरी, इक्वालिटी की बात जो बाबा साहब बाद में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले आए, वो इक्वालिटी की बात वो ले आते। 7th century AD के बाद जब ब्राह्मणिकल ऑर्डर का रीएस्टैब्लिशमेंट होता है हिंदू सोसाइटी में, उसके बाद एकलव्य, शंभुक, मतलब ये सब जो जब आता है, जो इक्वालिटी नॉलेज का है, वो इक्वालिटी वो बराबरी से जाता नहीं, जिसकी वजह से यही विकास जो अपना यहाँ पे हुआ था, उस विकास के आधार पर यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है आगे बढ़ गई, हम यहीं के यहीं रह गए या पीछे हट गए। तो अपनी इतिहास क्या सिखाता हमें? बिना समानता का, बिना इक्वालिटी का विकास भी संभव नहीं है। और वही बाबा साहब कहते कहते इस दीक्षा भूमि पे आकर बताया गया, इक्वालिटी दो तभी अपने देश की तरक्की भी होगी, तभी अपने देश के अंदर विकास भी होगा। और वो इक्वालिटी के ऊपर आज सबसे बड़ी चुनौती है, और वो इक्वालिटी सामाजिक, आर्थिक, ये वो इस चुनौती का सामना आज हमें करना है। और यही मेरी अपील आप सबसे यही होगी कि ये करना है। हम एक नहीं तो कई और सिपाही आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जब तक इस चुनौती का सामना ना किए, जो लक्ष्य बाबा साहेब ने हमने दिया था, 3 जो स्तंभ, जो हमारे भाईचारा, समानता और आज़ादी, ख्यालों का, लिबर्टी, ये तीनों की रक्षा जब तक नहीं करोगे, ये डेमोक्रेसी जिंदा नहीं रह सकता। और आज इसीलिए चुनाव में कोई भी आए, कोई भी जीते, मतलब वो अलग बात है, लेकिन इन तीनों प्रिंसिपल्स के ऊपर कोई भी हमला होगा, कोई भी हमला होने का खतरा होगा, तो उसके लिए खड़े होकर हमारी जो अधिकार है, हमारी जो संविधान है, हमारा जो विचार है, हमारा जो परंपरा है, हमारा जो भारत है, जो भावना, राग और ताल के साथ जुड़ी हुई जो देश है, इसका रक्षा करना जो है, ये हम समझते हैं कि वही असली देशभक्ति है आज के दिन। और उस देशभक्ति के प्रतीक है जो भी इस तरीके की असमानता की बात करे, धार्मिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, जातीय आधार पर,
या आर्थिक तौर पर, इन सब का आज मुकाबला करते हुए ही हम आज के दिन ये जनतंत्र की मतलब बचा सकते हैं और आगे को और मजबूत कर सकते हैं। इसलिए इस दीक्षा भूमि में आकर आज के दिन हमें लग रहा है कि आप सबको देखते हुए एक पुनर्संकल्प हम सबको लेना होगा, एक पुनर्संकल्प कि धर्म का दुरुपयोग करते हुए, देश के लोगों के भावनाओं का दुरुपयोग करते हुए एक गैर जनतांत्रिक व्यवस्था को यहाँ पर बरकरार करने की जो कोशिश है उसको नकार करने का ये पुनर्संकल्प हम सबको यहाँ पे आज हमें जो है लेनी होगी और एक समानता की ओर बढ़ने के लिए अपनी अपनी जितनी क्षमता है उस क्षमता के आधार पर, इन्हीं उसूलों के आधार पर जो हमारे संविधान के अंदर बाबा साहेब के योगदान से हमें की थी और उनकी चेतावनी को याद रखते हुए जो पहले मैं कहा था, वो चेतावनी जो हाउ लॉन्ग डू वी लिव विद दिस कॉन्ट्रडिक्शंस, ये वाली चेतावनी को याद रखते हुए हमें ये पुनर्संकल्प लेना होगा हम सबको, खास तौर से हमारे भविष्य को, जो हमारे नौजवान हैं। और ये पुनर्संकल्प आप लोग लोगे और हम लोग सब हमारी नई पीढ़ी को मदद करेंगे एक बेहतर भारत बनाने के लिए जिसका ढांचा बन चुका है। इसी उम्मीद के साथ मैं खुद पुनर्संकल्प लेते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये मौका मिला, आपने सब हमें सुना। थैंक यू वेरी मच।